Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome my 8th class students once again in the 4th video lecture. And today the topic that we have to discuss today, that is titled as All Was Not Well. That is titled as All Was Not Well. तो ये जो टॉपिक है इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि ऑल वाज नॉट वेल इन इंडिया, लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है यहाँ पे रिकैप्चुलेट करना। हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम रूलिंग द कंट्री साइड है। रूलिंग द कंट्री साइड में हमने अभी तक 3 लेक्चर्स डिस्कस किए। इन 3 लेक्चर्स में हमने 3 सेटलमेंट्स पढ़े। एक है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है रोहितवरी सेटलमेंट, राइट, एंड द थर्ड इज मेहरवरी सेटलमेंट, राइट। जब हम बात कर रहे हैं इन 3 सेटलमेंट्स की, दे वर इंट्रोड्यूस्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, इन द कंट्री साइड ऑफ इंडिया आई कैन से, टू जनरेट मोर एंड मोर इनकम फ्रॉम द कंट्री साइड। लेकिन जब हम इन 2 सेटलमेंट्स की बात करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट की एंड रोहितवरी सेटलमेंट की, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेटलमेंट के अंदर जो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था जमींदार्स को या कल्टीवेटर्स को टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई का मतलब ये है कि जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था, जो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैन से, दैट वाज एक्सट्रीमली हाई एंड दे वर नॉट एबल टू पे द सेम। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जब वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, मेनी एरियाज वर लेफ्ट डेजर्टेड, राइट, एंड बिकॉज many peasants, many cultivators fled from the countryside and settled in other parts of the country, right? So many areas का जो यहाँ पे deserted रहना, land revenue का extremely high होना, and this indicates that all was not well in the Indian countryside. तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो था वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू नहीं था। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वर आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, राइट। ये कल्टीवेशन हम क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, तो a crop was cultivated in the Indian subcontinent. We call this crop as indigo, right? This indigo जो है, it was in the high demand in the European markets. Why it was having high demand in the European markets? Because it was used as a dyeing substance. जो कलर प्रोड्यूस होता था इस इंडिगो से, दैट वाज ब्लू। कलर जो प्रोड्यूस होता था इस इंडिगो से, इट वाज ब्लू, एंड दिस ब्लू वाज यूज्ड एज अ डाइंग सब्सटेंस in the European countries. So in the European markets there was high demand of the indigo, and to cultivate indigo in India, the British felt that it is the need of the hour to cultivate indigo in India, because it was having a reason जो मैंने पहले बोला, it was having high demand in the European markets. उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसको कल्टिवेट करना है इंडिया में। दूसरा जो है उसके लिए suitable climate था, इंडिगो कल्टिवेशन के लिए suitable climate था इंडिया में, that is it was grown in the tropical regions. इंडिगो को डिमांड यूरोप में थी और कल्टिवेट अब उसको करने लगे वो कहां पे, दैट इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। इट वाज यूज्ड एज अ डाइंग सब्सटेंस इन द यूरोपियन कंट्रीज, दैट मींस इट वाज हैविंग हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। और इस इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसके लिए सूटेबल कल्टीवेशन होगी इंडिया में, बिकॉज यहाँ पे ये ज्यादा कल्टीवेट होता था ट्रॉपिकल रीजन्स में। दैट्स व्हाई दिस इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। हाँ, जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे वहां पे एक और कल्टीवेशन होती थी, दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ वुड, राइट। ये जो वुड है उससे भी इंडिगो की तरह
एक कलर निकला था, बट दिस कलर वाज नॉट एज रिच एज इट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंडिगो। इसीलिए वो प्रेफर कर रहे थे इंडिगो कल्टीवेशन को या इंडिगो क्रॉप को। सो दिस इंडिगो कल्टीवेशन वाज नाउ स्टार्टेड इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए। क्या मेथड्स, क्या टेक्निक्स अपनाई उसके लिए? पहले जो निच कल्टीवेशन है या इंडिगो कल्टीवेशन आप किस तरह स्टार्ट हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हम सारा पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। होप यू वुड हैव गॉट इट बेटर। थैंक यू।